नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और स्वागत है आपका साइंस माइंडसेट के इस डीप डाइव में। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने एक ऐसा भाषण लिखा हो जो उस समय के समाज के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो कि जिन लोगों ने उन्हें बुलाया था ना, वो खुद वो ड्राफ्ट पढ़ के डर जाएं। बिल्कुल। और डर भी इतना कि उन्होंने पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया। मतलब ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। हाँ, एक ऐसा मंच जो समाज सुधार के लिए बना था, वो खुद एक कड़वे सच का सामना नहीं कर पाया। और यहीं से उस ऐतिहासिक दस्तावेज का जन्म हुआ जिसने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। सही बात है। और इसी दस्तावेज और इस महान विचारक के विचारों पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चिंतन, उनके जीवन के तथ्यों और उनकी उस ऐतिहासिक रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति भेद का उच्छेद, इसके मुख्य तथ्यों को खंगालेंगे। और हमारे पास जो भी स्रोत है ना, वो स्पष्ट करते हैं कि उनका जो श्रम विभाजन पर विचार था या एक आदर्श समाज का जो दृष्टिकोण था, वो कितना सटीक था। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उनका विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कितना गहरा था। ओके, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। तो किसी भी महान विचार को समझने से पहले ना, हमें उस व्यक्ति के जीवन और उनके अनुभवों को समझना होगा, क्योंकि विचार हवा में तो बनते नहीं हैं। हाँ, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उनके संघर्षों में होती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। और वो दौर ऐसा था जहां मतलब बुनियादी मानवीय अधिकार भी सबको नहीं मिलते थे। फिर भी उनकी शिक्षा की जो यात्रा है, वो मुझे बहुत हैरान करती है। हाँ, वो चमत्कार से कम नहीं है। मतलब प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उन्हें स्कॉलरशिप मिली और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। अरे वाह! मतलब आज के ज़माने में भी लोग एक छोटी सी फील्ड में एक्सपर्ट बनने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और उस समय जब देश में इतने सारे प्रतिबंध थे, वो विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। मतलब वो एक इतिहास मीमांसक, एक लीगल एक्सपर्ट या विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद, ये सब एक ही इंसान के भीतर था। सच में? मतलब एक व्यक्ति ने इतने सारे अलग-अलग विषयों में महारत हासिल कर ली। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और इसी बहुआयामी ज्ञान का असर था कि वो समाज के दर्द को हर पहलू से समझ पाए, कानूनी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तभी शायद उनका नजरिया इतना व्यापक था। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ पश्चिमी शिक्षा नहीं ली, बल्कि संस्कृत साहित्य, धार्मिक और पौराणिक वाङ्मय का भी बहुत गहरा अध्ययन किया था, ताकि वो समझ सकें कि इस व्यवस्था की जड़ें आखिर हैं कहाँ। एग्जैक्टली। और उनके चिंतन के जो 3 मुख्य प्रेरक थे ना, वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों ही तो अपने अपने समय के महान समाज सुधारक रहे हैं। हाँ, और इसी प्रेरणा से उनका पूरा जीवन अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में बीत गया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका तो हम जानते हैं, पर उनकी बहुत सी अहम किताबें भी हैं। जैसे द कास्ट्स इन इंडिया और बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना? बिल्कुल। और उनका ये पूरा साहित्य भारत सरकार ने 21 खंडों में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रकाशित भी किया है। ये तो बहुत विशाल काम है। पर आज हम उस रचना पर ज्यादा फोकस करेंगे जो असल में एक भाषण था, वो भाषण जो कभी पढ़ा ही नहीं जा सका। हाँ, तो ये बात है 1936 की। लाहौर में एक संगठन था, जात पात तोड़क मंडल। नाम तो काफी क्रांतिकारी लग रहा है। लग रहा है ना? तो उन्होंने अपने सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और आयोजकों को भेज दिया। और फिर आयोजकों ने वो ड्राफ्ट पढ़ा और वो घबरा गए। मतलब आयोजकों के साथ उनकी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। वो लोग चाहते थे कि भाषण थोड़ा नरम हो, पर डॉक्टर अंबेडकर अपने विचारों पर डटे रहे। तो नतीजा ये हुआ कि वो सम्मेलन ही स्थगित हो गया। हाँ, सम्मेलन रद्द हो गया। फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में खुद छापकर दुनिया के सामने रखा,
जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। और आज हम उसी को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जानते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी आधुनिक विडंबना भी है ना? हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी कुछ लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। एक मिनट, क्या सच में आज के आधुनिक लोग भी? बिल्कुल, और उनका बचाव का तरीका बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज को कार्यकुशलता या एफिशिएंसी के लिए श्रम विभाजन की जरूरत होती है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर? हाँ, और वो कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा इसी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी और नुकसानदेह सोच को एक नए आकर्षक और साइंटिफिक नाम की पैकेजिंग में बेचना। एग्जैक्टली। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी आलोचना थी। वो कहते थे कि ये एफिशिएंसी का बस एक बहाना है। तो अगर काम का बंटवारा समाज के लिए जरूरी है, तो अंबेडकर जी ने इसका इतनी कड़ी भाषा में विरोध क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरा अंतर बताया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती, बल्कि ये श्रमिकों का विभाजन करती है। अच्छा, श्रम का विभाजन और श्रमिकों का विभाजन, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। कोई भी सभ्य समाज काम करने वालों को इस तरह अस्वाभाविक रूप से अलग अलग वर्गों में नहीं बांटता। और भारत की व्यवस्था में एक और अजीब बात है। वो क्या? ये व्यवस्था इन विभाजित वर्गों को एक दूसरे के ऊपर ऊंच नीच की श्रेणी में खड़ा कर देती है, एक सीढ़ी की तरह। कोई सफाई कर रहा है, ये तो श्रम विभाजन है, जो कि ठीक है। बिल्कुल, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। पर अगर उस आईटी कंपनी में ये नियम बन जाए कि जो जन्म से सफाई कर्मचारी है वो हमेशा सबसे नीचे रहेगा और कोडिंग वाला हमेशा सबसे ऊपर, और वो आजीवन उसी काम में बंधे रहेंगे, तो ये श्रमिकों का विभाजन हुआ ना? बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। ये किसी भी आधुनिक समाज के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक सक्षम समाज के लिए जरूरी है कि व्यक्ति खुद अपना पेशा चुने। हाँ, उसकी अपनी रुचि भी तो कोई चीज होती है। वही तो। क्षमता की अनदेखी करके गर्भाधान के समय ही, मतलब बच्चे की पैदा होने से पहले ही माता पिता के स्तर पर उसका पेशा तय कर देना इंसान को आजीवन एक पिंजरे में बांध देता है। ये तो सीधा सीधा इंसान की आजादी छीनना हुआ। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई शख्स अपने पैतृक पेशे में बहुत अच्छा हो, मतलब उसके पास वो खानदानी हुनर हो, क्या तब भी डॉक्टर अंबेडकर इस सिस्टम को गलत मानते थे? अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें ना, तो मुद्दा सिर्फ पेशे में अच्छा होने का नहीं है। मुद्दा है व्यक्तिगत भावना शून्य होने का। मतलब काम में कोई अपनापन या रुचि ना होना। बिल्कुल। जब इंसान पर अस्वाभाविक नियम थोपे जाते हैं तो वो कुछ नया नहीं सोच पाता। जब चुनाव की आजादी ही नहीं है तो विकास की जो आग होती है ना, वो बुझ जाती है। हाँ, फिर तो इंसान बस एक रोबोट की तरह काम करता रहेगा। एग्जैक्टली। और इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा प्रहार होता है। वो कैसे? अर्थव्यवस्था से इसका क्या सीधा कनेक्शन है? देखिए, आधुनिक युग में उद्योगों की तकनीक में अचानक बदलाव आते रहते हैं। नई मशीनें आती हैं तो इंसान को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, सरवाइव करने के लिए तो काम बदलना ही पड़ता है। पर हिंदू धर्म की जाति प्रथा अपना पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे वो पेशा अब काम का न रहा हो या उससे पेट ना भर रहा हो। ओह, मतलब इंसान को भूखा मरना मंजूर होना चाहिए, पर पेशा नहीं बदलना चाहिए। यही तो त्रासदी है। इसी वजह से लोग भूखे मरने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देश में जो इतनी बेरोजगारी है उसका एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष कारण यही है कि यहाँ अपनी इच्छा से काम चुनने की आज़ादी नहीं है। ये तो बहुत ही गहरा आर्थिक नुकसान है। मतलब एक तो आप नया काम सीख नहीं सकते और जो कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लगता। बिल्कुल। जो काम मजबूरी में किया जाता है ना, उसमें इंसान केवल विवशतावश काम को टालने के तरीके खोजता है। इससे कार्यकुशलता पूरी तरह खत्म हो जाती है। मतलब ये प्रथा इंसान की स्वाभाविक प्रेरणाओं को दबाकर उसकी आत्मशक्ति को ही कुचल देती है, उसे पूरी तरह निष्क्रिय बना देती है। 100% सच कहा आपने। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर केवल बुराइयां नहीं गिनाते थे, उन्होंने इन समस्याओं की आलोचना करने के साथ साथ एक रास्ता भी दिखाया। हाँ, मतलब जब उन्होंने इस पुरानी प्रणाली को पूरी तरह नकार दिया, तो आखिर उनके सपनों का आदर्श समाज कैसा था? उनके आदर्श समाज के 3 मुख्य स्तंभ थे: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तो काफी हद तक वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो हम आज संविधान में देखते हैं। बिल्कुल। और इस समाज में ना गतिशीलता होनी चाहिए।
गतिशीलता मतलब मोबिलिटी। हाँ, मतलब अगर समाज के एक छोर पे कोई बदलाव हो तो वो बिना किसी रुकावट के दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सके। कोई दीवारें नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच। और मैंने पढ़ा है कि भाईचारे को लेकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था, दूध और पानी के मिश्रण का। हाँ, ये उनका सबसे सटीक उदाहरण है। उनके अनुसार भ्रातृत्व बिल्कुल दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। ये उदाहरण कितना खूबसूरत है ना। मतलब जब पानी दूध में मिल जाता है तो पानी भी दूध बन जाता है, दोनों एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। एग्जैक्टली। कोई बता नहीं सकता कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। बिल्कुल एक सच्चे और आदर्श देश के नागरिकों की तरह जो आपस में इतने घुले मिले हों कि कोई भेदभाव न दिखे। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल सरकार का रूप या वोट डालने की पद्धति नहीं है। तो उनके हिसाब से लोकतंत्र असल में क्या था? उनके अनुसार लोकतंत्र दरअसल एक सामूहिक जीवनचर्या है, मतलब साथ मिलकर जीवन जीने का एक तरीका और अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक सच्चा लोकतंत्र कैसे आ सकता है? वही तो, जब तक जाति का भेदभाव खत्म नहीं होगा देश में न तो सच्चा लोकतंत्र आ सकता है और न ही सच्चा विकास। समान अधिकारी एकमात्र रास्ता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की सोच कितनी बहुआयामी थी। बिल्कुल, हमने उनका वो ऐतिहासिक भाषण देखा जिसे छापने की जरूरत पड़ी क्योंकि लोग उसे सुनने से डर गए थे। और हमने श्रम और श्रमिकों के विभाजन के बीच के उस गहरे अंतर को भी समझा और ये भी जाना कि बिना रुचि के काम थोपने से देश का आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान होता है। और अंत में उनका वो खूबसूरत नजरिया जहां एक आदर्श लोकतंत्र दूध और पानी के भाईचारे पर टिका होना चाहिए। सच में बहुत ही कमाल का विश्लेषण रहा। पर इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में जहां हम सब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से हर वक्त जुड़े हुए। हाँ, तकनीक ने तो दुनिया बहुत छोटी कर दी है। बिल्कुल, पर क्या हमने सच में डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का वो दूध और पानी जैसा भाईचारा हासिल कर लिया है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमने इस ऑनलाइन दुनिया में भी अपनी नई डिजिटल जातियां बना ली हैं? क्या हम अलग अलग इको चेम्बर्स में नहीं बट गए हैं जहां हम बस अपने जैसी सोच वाले लोगों से ही जुड़ते हैं और बाकी सबसे कट जाते हैं? ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या हम सच में एक हुए हैं या बस बटने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं? यही तो चलिए इस सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। हाँ, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।